दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्चना त्यागी जी। ये वैसे मूल्यतः उत्तर प्रदेश से हैं। वर्तमान में राजस्थान में जॉब करते हैं, कार्यरत हैं। मैं अपने मेहमान का अपने इस मंच में स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि वो अपना थोड़ा सा परिचय दें, उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ। अर्चना त्यागी मेरा नाम है और वर्तमान में जोधपुर में रह रही हूँ। उसका कारण है कि मेरे जो पति देव हैं वो वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने बैंक में ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी जी उनकी पोस्टिंग जोधपुर में है। तो जी काफी जी सालों से हम लोग जोधपुर में ही हैं। और मेरा मैं मूल बेसिकली जो काम करती हूँ तो केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री की टीचर हूँ। लेकिन साथ में साहित्य से बहुत जुड़ाव है, बचपन से ही जुड़ाव है। तो इसलिए वो पहले तो केवल डायरी तक सीमित था, लेकिन अब समय के बदलने के साथ साथ सबके सामने आ चुका है। और यही कारण है कि आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। जी मैम, जी मैम। मैम, आज के साहित्य को और पुराने साहित्य को आप कैसे देखते हैं? तो जो पुराना साहित्य है वो मैं कहूंगी कि वो अमर रहने वाला साहित्य है। वही साहित्य है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो वही साहित्य है। और उसे ही पढ़कर हम भी बड़े हुए हैं, अभी भी रोज पढ़ती हूँ मैं। पढ़ना नहीं छोड़ा है मैंने अभी भी। तो वो साहित्य है क्योंकि उन साहित्यकारों ने बिना किसी उद्देश्य के उसको लिखा। उनका जी उद्देश्य अगर रहा भी होगा तो यही उद्देश्य था कि जैसे आजादी के समय में जो लिखने वाले थे तो उनकी रचनाओं में यही मिलता है कि आजादी की एक मतलब भावना जगानी है लोगों के भीतर। पर मतलब एक सही उद्देश्य के साथ वो साहित्य लिखा गया था। अभी वर्तमान में जो साहित्य लिखा जा रहा है, जितना मैं भी पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर और या फिर पत्रिकाओं में, पत्रों में भी जो देखने को मिलता है, तो उसका उद्देश्य लोकप्रिय होना है। मुख्य उद्देश्य लोकप्रिय होना है और बाकी जो उद्देश्य हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें दिखता है कि किताबें मतलब अपना मूल्य खो चुकी हैं लगभग। हर जगह हर मंच से ये आवाज उठाई जा रही है, किताबों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, विशेष रूप से हिंदी के लिए। जी जी तो जी। बस। मैम, एक युवा साहित्यकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उसे अपने साहित्यिक क्षेत्र में जीवन बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए? युवकों को अगर साहित्यिक क्षेत्र में जीवन बनाना है तो मेरा तो अपना यही मानना है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े नामों को पढ़ें। आपकी रुचि का जो भी साहित्य है उसे पढ़ें। तो पढ़ने से आपका जो दिमाग है उसका विस्तार अधिक होगा और बहुत सी अच्छी जो जानकारी है कि जो आप नहीं समझ पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे, वो आपको मिलेंगी। फिर एक ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखें कि जैसे आप कहीं घूमने गए या कहीं पर भी इधर उधर जो भी कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको अपने दिमाग में रखें, कुछ पॉइंट्स में नोट करके रखें। जैसे मेरी जितनी भी लघु कथाएं हैं तो वो सब उसी ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। उसमें से कोई भी एक कोई इमेजिनरी कैरेक्टर कोई भी नहीं है उनमें से, वो सब अपने आसपास वाले ही हैं। तो यही सबको करना, बल्कि युवा ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मतलब जितना मैं पढ़ती हूँ, आप भी युवा ही हैं, और जितना मैं बाकी लोगों को भी पढ़ती हूँ, अभी भी दिल्ली गई थी एक प्रोग्राम में कल, तो वहां भी मिली थी एक दो लोगों से। तो युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस यही है कि वो अगर पढ़ते रहेंगे, अगर देखते रहेंगे कि पिछली पीढ़ी ने क्या किया है, तो एक समृद्ध साहित्य दे पाएंगे। जी मैम, आप रसायन विज्ञान की टीचर हैं और साहित्य में आपकी दिलचस्पी, ये दोनों अलग अलग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है मुझे। तो कैसे, इसे आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है इसके पीछे का राज। हाँ, वो दीपक जी, आप पीढ़ी का अंतर मान सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की जिस विषय में रुचि थी, हम अपने माँ बाप के सामने खुल के नहीं बोल पाते थे। जैसे आज की जी पीढ़ी बोल पाती है कि मुझे आर्ट्स में नहीं जाना, मुझे कॉमर्स में नहीं जाना, मुझे साइंस में नहीं जाना। तो हम लोग नहीं बोल पाते थे क्योंकि जी मेरे जो फादर थे वो बायोलॉजी के टीचर थे, जी बायोलॉजी के लेक्चरर थे। जी तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि अगर तुम विज्ञान विषय लोगी तो तुम आगे तक पढ़ पाओगी, तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाओगी। जी तो बस उसी प्रेरणा से मैंने साइंस लिया। तो जी पहले उतनी ज्यादा रुचि नहीं थी, तो उतना अच्छा नहीं लगा पढ़ने में, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मेहनत की तो इंटरेस्ट आता गया। तो उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है, केमिस्ट्री में भी। जी और साहित्य तो क्योंकि बचपन से माहौल घर का ऐसा ही था, पढ़ी लिखी फैमिली थी।
तो घर में आते रहते थे समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती रहती थी, तो वो पढ़ने की आदत थी। तो वो धीरे धीरे वो कब मतलब लिखने में बदल गया वो मुझे भी नहीं पता चला, और वो कब शौक हुआ और कब आदत बन गया, तो जी जी। वो नहीं पता चल पाया। तो मतलब आजकल भी आप रोज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं? कुछ ऐसा भी है, बहुत सारे हाँ लोग कहते हैं कि अगर वो कुछ नहीं लिखेंगे तो उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें खाना मतलब नहीं खाया जाता, कुछ इस टाइप का भी होता है आपके सामने? ऐसा तो नहीं होता, बस हाँ ये है कि जैसे रोज लिखने का की इच्छा होती, कोई ना कोई विचार मन में आता जरूर है। जी। मतलब अगर कभी समय नहीं मिले, उसको नहीं लिख पाऊँ, कोशिश करती हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू लगा रहे हूँ, माइंड में एकदम से कोई पॉइंट आए, बहुत सारे आप देखेंगे मैंने कूपे जो डाले हुए हैं जितने भी, वो हम्म। ऐसे ही हैं, बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लगाते हुए। मतलब अपने घर का काम मैं खुद ही करना ज्यादा अच्छा समझती हूँ। तो वो जी उसी तरह दिमाग में आए, तो मुझे उस काम को छोड़ के एकदम आना पड़ा, कि एकदम जी। मैंने मोबाइल में टाइप किया है, डायरी में नोट किया कि इसको मुझे फिर लिखना है बाद में। तो वो कब दिमाग में आ जाता है, लेकिन हाँ ऐसा है आजकल की रोज ही कुछ ना कुछ लिखा जाता है। मैम, एक दौर हुआ करता था साहित्य को अमीर घरानों का वो ताज कहा जाता था या श्रृंगार कहा जाता था। आज साहित्य हर सही। कोई लिख रहा है सोशल मीडिया पर, और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है इससे, सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही हो सोशल मीडिया पर, जो बहुत सारे लोग महिलाओं की तस्वीर के साथ अपनी रचनाएं पोस्ट कर देते हैं, या सिर्फ महिलाओं के ही बारे में लिखते हैं, या सिर्फ एक ही समाज के बारे में लिखते हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जैसे आप आपने बताया ही अभी कि घर घर तक साहित्य को पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए तो हम बहुत एक अच्छा साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। और इस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैंने ज्यादा नहीं देखे हैं ऐसे पेजेस। बस फेसबुक पर बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं कि जिनमें बहुत अच्छा साहित्य लिखा हुआ है, और बहुत कुछ बहुत सारे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ ये जरूर है कि चोरी की घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं, कि जैसे किसी भी का भी स्क्रीनशॉट लिया, लेके उसको अपने नाम से डाल दिया। मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरी रचनाएं भी मतलब दूसरे जैसे एक उस पर थी, एक लड़के ने ही डाली थी वो, तो wordpress.com एक वेबसाइट है, तो उस पे उन्होंने मेरे पेज की शब्द यात्रा पेज नाम से पेज है, तो उसकी एक रचना को उन्होंने अपने नाम से पोस्ट किया था, राजस्थान की थी वो। तो बाद में फिर उनको उसके थ्रू मैसेज भेजा गया। तो ये इन चीजों को अगर हम किसी तरीके से रोक पाए तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हर आदमी की अप्रोच का माध्यम है, कि जैसे किताबें हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन मोबाइल सबके पास है, और मोबाइल में सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर अगर हम अच्छी चीजें डालें और बाकी जो चीजें हैं उनको अगर रोक दिया जाए, तो हर एक इंसान के पास वो साहित्य पहुंचाया जा सकता है, और साहित्य को और भी समृद्ध किया जा सकता है। कुछ समूह ऐसा कर भी रहे हैं, बहुत से जी समूह हैं, उनमें से आपका भी एक है, कि वो कुछ ऐसा कर भी रहे हैं। आपके साथ भी जो मैं जुड़ी हूँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़ी हूँ, जी अभी तक प्रत्यक्ष में मिलने का मौका नहीं मिला है। तो ये अच्छा ही है, एक वरदान है बल्कि कहना चाहिए। पर हाँ कुछ रोक उस पर लगनी जरूरी है। जी। मैम, मैम साहित्य को आप समाज के लिए, राजनीति के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे देखते हैं? साहित्य तो समाज का दर्पण ही कहा जाता है। जो एक कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण है, जैसा समाज होगा वैसा साहित्य लिखा जाएगा। जी और राजनीति में क्रांति लाई जा सकती है साहित्य के, अच्छे साहित्य के माध्यम से। और अभी जो हम राजनीति में देखते हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी का, और किसी पार्टी विशेष का मैं नाम नहीं लूंगी, किसी के समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो साहित्यिक रूप से भी समृद्ध हैं, जिनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जिनकी किताबें भी उपलब्ध हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो अभी तक बहुत प्रसिद्ध हैं। जी। तो बहुत से लोग रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अकेले नहीं हैं, उनके अलावा भी हैं, अभी भी हैं और पहले भी थे। तो शशि थरूर जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत लोग उनको पढ़ते हैं। तो राजनीति से भी सीधा संबंध है, क्योंकि राजनीति भी समाज का ही एक बड़ा रूप है। जो राजनीति है, मैं मानती हूँ कि समाज का ही एक बड़ा रूप है। अगर हम ये सोचें कि समाज अलग है राजनीति अलग है, तो नहीं है अलग, क्योंकि समाज में जो है वो राजनीति में हमें दिखाई देता है, क्योंकि समाज के लोग ही राजनीति में जा रहे हैं, वही लोग राजनेता हैं।
उन्हीं को हम चुनते हैं राजनेता बनाने के लिए, जिससे प्रभावित होते हैं उसी को राजनेता बनाते हैं। तो साहित्य का सीधा सीधा संबंध है। अगर अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, अच्छा साहित्य पढ़ा जाएगा, तो अच्छे राजनेता हमें मिलेंगे और देश की व्यवस्था अच्छे लोगों के हाथ में होगी। मैम। हाँ, एक और तीसरा जी जी। आपने कहा था, इसमें तीसरा भी था, एक समाज राजनीति और एक तीसरा था राष्ट्र के लिए। तीस- राष्ट्र के लिए। हाँ, तो समाज और राजनीति, या कहना चाहिए संसद, उसी से ही राष्ट्र बनता है। तो अगर ये दोनों साहित्यिक रूप से समृद्ध हैं, तो अच्छे लोग राष्ट्र में होंगे, राष्ट्र को चलाने वाले होंगे। एकदम एकदम। मैम, हमारे भारतवर्ष में कबीर जैसे लेखक हुए हैं, ये संत हुए हैं, रहीम जैसे हुए हैं। भक्ति का जो पूरा वो है भाग है, वो मीरा के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसे महान साहित्यकार या लेखक हुए हैं जो बेबाकी से लिखते थे, डरते नहीं थे समाज से, भले ही समाज उन्हें कुछ भी कहे। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे साहित्यकार डरते हैं, कुछ घटनाओं पर चुप बैठ जाते हैं और कुछ घटनाओं पर निडर होकर लिखते हैं। जहां उन्हें अपना फायदा दिखता है तो वहां लिखते हैं, जहां फायदा नहीं दिखता तो वहां चुप बैठ जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बतौर साहित्यकार और बतौर महिला और एक देश के नागरिक के तौर पर? ये देश का दुर्भाग्य है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया बिका हुआ है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया बिका हुआ है। सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट काफी हद तक राजनीतिक पार्टियां गवर्न करती हैं कि किसी चैनल में क्या आने वाला है, क्या दिखाया जाने वाला है, और किस पुस्तक को कितना सम्मान दिया जाने वाला है, किस साहित्यकार को कितना ऊंचा उठाया जाने वाला है। ये काफी हद तक राजनीतिक पार्टियां गवर्न करती हैं, और यही कारण है कि ये सब हम देख रहे हैं कि एक बेबाक निर्णय नहीं आता है। अगर कोई आवाज उठाता भी है तो उसको दबा दी जाती है आवाज को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्य को और राजनीति को इस परिप्रेक्ष्य में अलग रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सच सच नहीं कहा जाएगा, सच को दबाया जाता रहेगा, तो फिर हमारे सामने जो हम चाहते हैं, कि हमेशा हम चाहते हैं कि प्रगति करें, हमेशा हम चाहते हैं कि उन्नति करें, तो वो उन्नति, वो प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मीडिया को राजनीति से अलग रखा जाए। और अभी मैं देखती हूँ, मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, कोई भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है, कोई भी चैनल बल्कि मुझे ऐसा नहीं मिला टीवी पर, जबकि टीवी से इतने लोग प्रभावित हैं, जितने हमारा मध्यम वर्ग है, तो टीवी से काफी कुछ उनके अंदर जा रहा है। तो अगर साहित्य को टीवी की सहायता से प्रमोट किया जाए, साहित्यकारों को उतना प्रभावित करने लायक बना दिया जाए कि वो समाज को, वो अपने समाज के सामने अपनी बात रख सकें डिजिटली, डिजिटल माध्यम से, तो मुझे लगता है काफी हद तक काफी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जो किया जाना चाहिए। और वहां पर सरकार को भी, जो सरकार में पार्टी है या दूसरी पार्टी है, तो उन सबको अपने आप को इससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले नहीं होंगे तो पार्टियां नहीं होंगी। आखिरकार तो सच के ऊपर ही टिका हुआ है, एकदम जो सही कहा। यूनिवर्स है। हम्म। मैम, एक साहित्यकार के तौर पर आप क्या मानते हैं? आपने क्या सीखा बतौर साहित्यकार, या आप क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ साथ में आप अपनी कोई ऐसी कविता या कोई रचना जो आपको लगता है कि 10-15 लोगों को प्रभावित कर सकती है, वो आप सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुनाइए साथ में। दीपक जी, मैं अभी तक अपने आप को साहित्यकार नहीं मानती हूँ। जी आपने साहित्यकार कहा, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं जी एक रचनाकार हूँ और रचनाकार ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जी। जब तक ये भावना है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, मैं कुछ रचना कर सकती हूँ, तभी तक मैं लिख पा रही हूँ। जिस दिन मैंने अपने आप को उस बाउंड्री से बांध लिया कि मैं साहित्यकार हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी गिरावट की। और रचनाएं तो हाँ बहुत सी हैं। और अभी एक मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक शब्द यात्रा जो मेरा पेज है, आपने देखा भी है वो पेज, तो जी उस पेज पर अभी एक कमेंट आया था जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो उन्होंने मतलब कोई प्रशंसा नहीं की, उन्होंने एक 4 पंक्तियां हैं, वो मैं भी पढ़ूंगी आपके सामने। उन 4 पंक्तियों को उन्होंने लिखा और व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजा कि मैडम आपने ये बिल्कुल मतलब मेरे लिए आपने ये रचना लिखी है। जी तो जी। मैंने उनको लिखा कि मैंने आपके लिए नहीं लिखी है, कि नहीं ये यथार्थवादी है, ये अगर कोई भी सोचेगा, तो कोई भी अगर अपने आपको देखेगा इन 4 पंक्तियों के आधार पर, तो वो पाएगा कि वो उन्हीं की हैं। तो आप एक यथार्थवादी रचनाकार हैं।
तो मैंने कहा कि देखो, मैंने किसी बाउंड्री में अपने आप को नहीं बांधा है, मैं साहित्य की पढ़ा भी नहीं है मैंने उतना ज्यादा, मैं तो साइंस की हूँ। पर आप यथार्थवादी कह रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो। हाँ, मेरी कोशिश जरूर यही रहती है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए, उसका समाधान सामने लाया जाए, जी जी एक रचनाकार के तौर पर। हाँ, जी। तो अभी एक दो रचनाएं छोटी छोटी आपके सामने, मतलब जो जिनको यथार्थवादी कहा जा सकता है, जरूर वही जरूर आपके जरूर। सामने मैं प्रस्तुत कर जी मैम, सकती जरूर जरूर आप हूँ। प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, हाँ जी, बस एक मिनट दीजिए। हाँ, ये दो लाइनें हैं। जी सलीके ने जकड़ रखा है इस कदर, सलीके ने जकड़ रखा है इस कदर, कि हंसना तहजीब के बाहर हो गया है, कि हंसना तहजीब के बाहर हो गया है। ये वर्तमान हालात हैं अपने। जी जज्बातों के शहर में अपनी भी एक हस्ती है। ये भी दो पंक्तियां ही हैं। जज्बातों के शहर में अपनी भी एक हस्ती है, खुशी महंगी है बहुत, नफरत अभी सस्ती है। खुशी महंगी है बहुत, नफरत अभी सस्ती है। बहुत बढ़िया मैम। हाँ, और ये वो पंक्तियां हैं कि जिन्हें लेकर मैं अपने जीवन का, जिन्हें मूल मंत्र मानकर चल रही हूँ। जी जी जरूर पता जरूर। नहीं कितना कामयाब हो पाऊंगी। नहीं, सुनाइए न सुनाइए। सीखा हुनर किसी की मनुहार का। हाँ, न सीखा हुनर किसी की मनुहार का, जमा ही नहीं हमें किरदार चाटुकार का। जमा ही नहीं हमें किरदार चाटुकार का। हाँ, एक और ये दो पंक्तियां हैं कि जैसे कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जो रचनाकार होते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, तो जी बहुत एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं होता। वास्तव जी में मेरा जो नजरिया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जरूर जरूर जी। सलीका अदब का रखना है बरकरार, सलीका अदब का रखना है बरकरार, वरना ओहदे का मसला ही नहीं होता। सलीका अदब का रखना है बरकरार, वरना ओहदे का मसला ही नहीं होता। क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपने साथ संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें उन संस्कारों को देकर जाएं, कि वो भी जो अदब है एक अच्छे साहित्यकार का, वो हमेशा बरकरार रहे, भले ही वो छोटा है बड़ा है। ठीक है, जी ये जी उसके लिए था। हाँ, ये वो चार पंक्तियां हैं जो भेजी थी उन्होंने मेरे पास लिखकर। जी 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 रिश्तों के रिश्तों के कड़े इम्तिहान के बाद मेरे हिस्से में एक मकान आया है। रिश्तों के कड़े इम्तिहान के बाद मेरे हिस्से में एक मकान आया है। सब खुद ही में मशगूल रहे, मैंने इसी में वक्त बिताया है। सब खुद ही में मशगूल रहे, मैंने इसी में वक्त बिताया है। ये उन लोगों के लिए है कि जब एक उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब बच्चे भी अपने में मशगूल हो जाते हैं और समय नहीं दे पाते हैं, तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं मकानों में। तो ये उनके एकदम लिए है कि वो कैसा महसूस करते हैं उस समय। एकदम जी, एकदम एकदम आप। सही कहा आपने। मैम, एक महिला होने के नाते जी, आपको इस समाज में क्या कमियां दिखाई देती हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आपने क्या क्या संघर्ष किया? क्योंकि एक महिला होने के नाते हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो महिला ही सही ढंग से बता सकती है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। महिलाओं को केवल एक बार नहीं, हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए वो संघर्ष नहीं है। वो संघर्ष बराबर है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, बस उसके पैमाने अलग अलग हैं। नहीं तो संघर्ष हर जगह है। हर जगह खुद को स्थापित करने का संघर्ष हर जगह है। अब महिलाओं में जैसे पहले, मतलब मेरे टाइम में तो यही था कि हम चार बहनें थी। तो मेरे पिताजी का, क्योंकि वो लेक्चरर थे, तो वो चाहते थे कि मेरी चारों बेटियां पढ़ें। तो जी उन्होंने हम चारों से यही कहा था, जबकि बाकी लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि हमारी जो फैमिली थी गांव में रहती थी, उसके बाद हम लोग शहर में आए, वरना पहले गांव में ही थे हम। तो वहां पर इतना अच्छा पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल नहीं था। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियों को इतना पढ़ाया जाए, वो भी चार चार लड़कियों को इतना पढ़ाया जाए। तो उन्होंने हमारे सामने एक यही कंडीशन रखी थी कि अगर तुम लोग अच्छा पढ़ोगी, अच्छे नंबर लाओगी, तो तुम लोग आगे तक मैं पढ़ाऊंगा, किसी को रोकूंगा नहीं, पढ़ते हुए नहीं रोकूंगा। तो पहला तो संघर्ष वही था, एजुकेशन के लिए संघर्ष था।
और लड़कों से बराबरी की बात थी, क्योंकि हम हमेशा सुनते रहते थे, हमारे फादर को जो भी बोला जाता था तो हम लोग सुनते रहते थे कि 4 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी करनी है, एक के बाद एक के बाद एक। और ऐसा था कि मैं सबसे मतलब मेरे भाई के बाद मैं दूसरे नंबर पे थी। तो मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था कि मतलब पहले उसकी शादी कर दी जाए लड़की की, उसके बाद 3 बहनें और हैं। तो वो संघर्ष मैंने देखा है। लेकिन और मतलब ऐसा हुआ कि अवसर ऐसा मिला मुझे कि मैं पढ़ाई में इतना ध्यान लगा कि मेरी जो बहनें हैं उनमें से कोई भी उतना नहीं पढ़ पाई जितना मैं पढ़ी हूँ। मतलब मैंने एमएड किया है, एमएससी किया है, बीएड किया, एमएड किया है, और काफी अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त की है। तो पहला संघर्ष तो वही था, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं है तो तब तक दिमाग के दरवाजे नहीं खुलेंगे और आप खुलकर सोच ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद विवाह के बाद संघर्ष एक शुरू होता है, एक नए घर में अपने आप को स्थापित करने का। और नए घर में बहुत समय लगता है कि जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया उनको समझा पाते हो कि हम केवल इसलिए नहीं कि हम हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हम इसलिए कुछ करना चाहते हैं। हम इसलिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने पूरे 24-25 साल उसी में संघर्ष अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इसलिए कि मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी को मैं उसकी काबिलियत के अनुसार एक मकाम दे पाऊं। तो ये समझाने में बहुत समय लगता है ससुराल में भी। और उसके बाद फिर अ, बच्चे होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी तो अपने ही ऊपर होती है। तो फिर बच्चों को भी ये समझाने में समय लगता है कि भाई हमें भी खुद थोड़ा अपने आप को टाइम देना है। तो संघर्ष महिला के लिए तो हर जगह है, अभी भी है, पहले भी था। सीता एक रानी थी, उसके बाद भी पूरा जीवन उनका संघर्ष था। और मैं मानती हूँ कि अभी भी जो वर्तमान में है कि जिन नारियों का कुछ नाम है या जो कुछ कर पा रही हैं, तो बहुत बड़ी संघर्ष गाथा उनके पीछे है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और एक ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि संघर्ष ऐसा नहीं कि आदमियों के जीवन में नहीं है, उनके जीवन में भी संघर्ष है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोगों ने अभी निकलना शुरू किया है और वो लोग पहले से दुनिया की जंग से भिड़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी भिड़ना शुरू किया है। तो अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए मैं आने वाली जो पीढ़ी है या मेरे साथ जो चलने वाले समकालीन है, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास बनाए रखें और अपने जो विचार हैं उन पर दृढ़ रहें। एक न एक दिन आप अपने परिवार को, समाज को और इस राष्ट्र को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जो कहना चाहते हैं वो सबके लिए अनुकूल है, उपयोगी है। एकदम एकदम सही कहा मैम आपने। मैम, महिलाओं में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक बड़ी तादाद में उभर कर आ रहे हैं। यूपीएससी में अगर आप बात करें तो अभी जो 5 टॉपर थे उसमें 4 लड़कियां थी। ठीक है। मगर राजनीतिक में महिलाओं का उभार थोड़ा कम हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इंदिरा गांधी के बाद ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ है देश में जो प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हैं जिसका दबदबा हो राजनीति में। हाँ, दुर्भाग्यवश ऐसा है। कुछ नाम तो उनके बाद भी हैं, जैसे जयललिता जी हैं, फिर उसके बाद ममता बनर्जी जी हैं। मतलब मैं उनकी पर्सनल उस पर नहीं जाऊंगी, उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ है, वो नाम है। मायावती जी भी हैं। तो वो नाम है, महिलाओं के नाम भी हैं। और उसके अलावा भी जैसे अभी जो पद पर स्थापित हैं, निर्मला सीतारमण जी भी हैं और सुषमा स्वराज भी थी। तो काफी नाम ऐसे हैं। हाँ, उच्च लेवल तक नहीं गई हैं। उसका कारण उनका महिला होना तो मैं नहीं समझती, क्योंकि जब एक सेंट्रल कैबिनेट में आ जाते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि महिला होना उनके लिए कुछ है। हाँ, ये है कि हो सकता है कि कुछ और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। उनको अपने कद को थोड़ा और बढ़ाना है। मतलब पुरुषों से आगे नहीं, लेकिन जो उनका कद अभी है उससे और आगे अपने कद को उन्हें बढ़ाना है, उससे और ऊंचा करना है वो कद। तो वो कद जिसका भी ऊंचा होगा, तो मेरा मानना तो यही है कि राजनीति में जिसका भी कद ऊंचा होता है तो पद उसी को दिया जाता है, कद के अनुसार पद मिलता है। तो अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसका जीवंत उदाहरण है। तो कद के अनुसार पद मिलता है, लेकिन हाँ यही है कि संघर्ष तो है उनके जीवन में, बहुत संघर्ष। और राजनीतिक स्तर पर बहुत संघर्ष है। जो सेलिब्रिटीज है उनका संघर्ष और भी ज्यादा हो जाता है। तो पर वो संघर्ष जारी रहना चाहिए। और हाँ, ये जरूर एक आकलन करते रहना चाहिए कि हाँ कहाँ पर हमसे चूक हो रही है, क्या कहाँ पर हम एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, या फिर पब्लिक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वोट देने वाली तो पब्लिक है। ये पब्लिक के साथ कहाँ पर हम नहीं आ पा रहे हैं। जैसे पहले सोनिया गांधी जी का भी काफी
था उनका भी, लेकिन बाद में थोड़ा सा कांग्रेस भी डाउन हुई है। पर वो भी, मैं तो मानती हूँ वो भी एक भारतीय महिला है, एक भारतीय से उन्होंने विवाह किया है, तो वो भी एक भारतीय महिला है, उसी कैटेगरी में आती है मेरे लिए तो, सभी महिलाओं की तरह। अ, पर हाँ यही है कि संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है उस स्तर पर जाकर, तो उसको और अधिक आयाम देना पड़ेगा, और उच्च स्तर पर आएंगी और भी आगे भविष्य में। इंदिरा गांधी जी के बाद और भी महिलाएं आएंगी भविष्य में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, पर आएंगी एकदम जरूर। एकदम एकदम सही कह रही हैं। हम चाहते भी हैं महिलाएं भारतीय राजनीति में आए और उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। मैम, इसके अलावा सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाएं क्या, मतलब लड़के भी सोशल मीडिया पर पागलों की तरह, मतलब कुछ भी करने को तैयार है। इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ इन्हें बताइए कि आखिर कि ये सही है, गलत है, और इस तरह अपना टाइम वेस्ट करना कितना सही है, कितना गलत है। सोशल मीडिया में भी विशेष रूप से जो फेसबुक को अगर देखें तो फेसबुक पे तो मतलब आपको खुद भी पता होगा, मैं भी मतलब इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कितनी तो ऐसी आईडी हैं कि जो महिला के नाम से बनी हुई है, लेकिन पुरुष उनको चला रहे हैं। जी जी। कि वो आप मतलब कुछ भी लिख देंगे, किसी भी महिला का कॉपी करके लिख देंगे कुछ भी, उसके बाद जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो पता चलता है कि वो लड़का है। और कितने लोग तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ वो लड़के हैं, मतलब उन्होंने आईडी इसलिए बनाई क्योंकि वो आपसे मित्रता करना चाहते थे। तो एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जो फेसबुक चलाने वाले हैं तो वो इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मतलब जो फेक आईडीज हैं उन फेक आईडीज पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक उन है पे ना। प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जो हाँ मतलब जो वेरीफाइड आईडी है उन पे प्रतिबंध लगते रहते हैं। जैसे अभी मेरे पेज पे भी कुछ टाइम के लिए लगा था। नहीं नहीं मैम, मेरे मैम पेज मैम पे मैं भी वहां कुछ। पर नहीं जा रहा हूँ, हाँ मैम मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ। मैं हाँ वहां हाँ वहां पर जा रहा हूँ। वो अच्छे लोगों की आईडी है, जेन्युइन आईडी है, ऐसा नहीं कि गलत आईडी है। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे या रील्स पे जाएंगे फेसबुक पे, तो उनका काम ही इस तरह का होता है, मतलब कुछ भी, मतलब किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना देना। कुछ तो ऐसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ऐसी चीज पे वो वीडियो बनाते हैं। उन लोगों पे क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ फेमस होने के लिए? हाँ, जो रील्स बन रही हैं, मतलब मेनली आप रील्स के बारे में बात जी कर रहे जी। हैं। और वो रील्स बनाने वाले भी ज्यादातर मतलब वही हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, हाँ, दुर्भाग्यवश। एकदम एकदम संपन्न परिवार वाले। एकदम। हाँ, और महिलाएं भी उनमें आगे हैं काफी। इस पे चर्चा चल भी रही है, सोशल जी मीडिया पे भी चल रही है, अखबारों में भी चल रही है, बहुत जी चर्चा चल रही है। कि तो वो केवल एक मतलब एक छोटी सी प्रसिद्धि के लिए, जी। कि जैसे मतलब उन्होंने अपना कोई आइडियल, कोई एक्टर माना या कोई एक्ट्रेस मानी, उसके पीछे का संघर्ष उन्हें नहीं पता है। हम्म। उसके पीछे का संघर्ष नहीं पता, बस ये पता है कि उसके 1 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है, या उसके इतने ज्यादा फॉलोअर है, इंस्टाग्राम उसको पेमेंट कर रहा है, या जी हो सकता है फेसबुक भी पेमेंट करता हूँ, मुझे उसका जानकारी नहीं है। बट जी जी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कि ये उनको पेमेंट कर रहे हैं, जी। उन्हें इतना पता है। तो उनको अपनी पहचान बनाने का एक आसान जरिया लगता है ये, हम्म एक लोकप्रिय होने का और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक आसान जरिया लगता है। मतलब एक बहुत अच्छे अच्छे घर की बहू है, कि शादी हम्म। में शामिल हुए हैं, शादी में पूरा पल्लू लगा रखा है उन्होंने, और जैसे भी उनको थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहां उनकी रील बन रही है, और उस रील में उनका दुपट्टा भी गायब होता है। तो ये बात तो मतलब मैंने भी ऑब्जर्व की है, और काफी डिस्कशन मैंने देखा भी है सोशल मीडिया पे। तो उनके लिए मेरा संदेश यही है कि भले ही उन्हें लगता है कि उनको रील बनाने से कुछ फॉलोअर मिल गए, लेकिन वो जो फॉलोवर उनको मिले हैं, एक बार उन फॉलोवर को चेक करके देखो कि वो फॉलोवर्स कौन है। वो सब फेक फॉलोवर्स हैं। वो जितने भी हैं उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं होगा जो उनको फॉलो कर रहा होगा। वो सब फेक फॉलोवर्स हैं। सस्ती लोकप्रियता है, कुछ दिन की लोकप्रियता है, वो ज्यादा दिन की लोकप्रियता नहीं है। तो अगर आप अपने काम के थ्रू, चलो मैं मानती हूँ कि नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है, रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संस्कार को भूलकर कोई भी काम अगर किया जाता है तो वो अच्छे की कैटेगरी में कभी नहीं आता, अच्छे की श्रेणी में कभी नहीं आता। तो वो आप एक सीमा रेखा, क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम है जो सबके पास पहुंच रहा है, आप रोक नहीं सकते। हो सकता है कि आपके ससुर की भी आईडी बनी हुई हो किसी दूसरे नाम से, और वो भी उसको देख रहे हैं। ऐसा होता भी है कि बहुत लोगों की आईडी है, उनके अपने नाम से नहीं है वो आईडी। तो तो उसमें यही है कि वो आपका स्तर गिरा रहा है। तो अगर आप अपने स्तर को रखते हुए अपनी पहचान बनाएंगे तो वो लंबे समय तक चलने वाली पहचान होगी, और सही मायने में आप दिखा पाएंगे कि आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो कला है, और उस कला को लोग सराहें।
तो वो है तो पब्लिसिटी है, लोकप्रियता है, लेकिन उस लोकप्रियता को यदि सही तरीके से प्राप्त किया जाए, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें केवल डांस की वीडियोस आती हैं, लेकिन वो एकदम ऐसी होती हैं कि जिनको देखने को मन करता है जिन वीडियोस पे, और उन रील्स को भी देखने को मन करता है। तो किसी को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है, मतलब एक अपनी आइडेंटिटी रखें। अगर आप एक कलाकार हैं तो अपनी आइडेंटिटी रखें, और उस आइडेंटिटी के साथ अगर आप अपने संस्कारों के साथ अगर चलेंगे, तो चलने में आपको उससे अधिक प्रसिद्धि मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रसिद्धि बहुत जरूर मिलेगी, और अधिक मात्रा में मिलेगी। एकदम 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 मैम। मैम, कुछ सवाल एक एक शब्द के रहेंगे जिसका जवाब आप एक एक शब्द में दे सकते हैं। आपके पसंदीदा लेखक कौन है? प्रेमचंद। क्यों है? कोई ऐसी आ, मतलब उनके अंदर? हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, उन्होंने पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को कवर किया है, इसलिए। ओके। और पसंदीदा राजनेता? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके मैम। इसके अलावा मैम अभिनेता, सॉरी। अभिनेता में आजकल तो मुझे चरित्र अभिनेता ज्यादा पसंद है। ये जी। जो थिएटर ग्रुप से जो आए हुए लोग हैं, ओके। जिनमें जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं। ओके। हाँ, अभी जिनका अभिनय बहुत पसंद आ रहा है। जी जी। मैम, आप, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बतौर साहित्यकार या बतौर महिला, बतौर नागरिक, जो देश के युवाओं को और देश के नागरिकों के लिए कुछ सीखने लायक हो उसमें, तो आप कह सकते हैं। आपके पास 2 मिनट का समय है, उसके बाद इसको हम वहीं पर खत्म करेंगे। सबसे पहले तो ये दीपक जी, आपका धन्यवाद मैं कहती हूँ कि आपने अ, एक ऐसे रचनाकार को बाहर लाने की कोशिश की है जो अपने मन से बाहर नहीं आना चाहता है। मेरी रचनाएं बाहर आई हैं, वो बहुत सालों के बाद आई हैं। जी तो मैम। आप लेकर आए, मतलब मुझे लगता है शायद 2 साल पहले हमारी बात हुई थी जी मैम। साक्षात्कार के बारे में, और 2 साल बाद वो संभव हुआ है। जी तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और ऐसे ही आप लाते रहिए और भी साहित्यकारों को बाहर, और जी। भी लोगों के मन की भावनाओं को बाहर, जो कितने लोग सुनेंगे तो उससे प्रभावित जरूर होंगे। जी और अ, अपने, मतलब महिला होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ, अ, अभी तक जो मैंने अपने जीवन का मूल्य स्थापित किया है, कि मुझे आज भी सिर पर पल्लू रखने में कोई परहेज नहीं है। मेरे वो संस्कार हैं, और मैं मंदिर जाती हूँ तो आज भी सिर पे पल्लू रख के ही एंटर होती हूँ। तो अगर हम अपने संस्कार साथ में लेकर चलते हैं, विशेष रूप से जो भारतीय संस्कार हैं वो विदेशियों को भी आकर्षित करते हैं, तो अपनी भारतीयता के साथ रहें, अपने महिला होने के गौरव के साथ रहें। अगर आप महिला हैं तो उसके साथ रहें, और अगर आप साहित्यकार हैं, अगर आप रचनाकार हैं, तो अपनी रचनाओं के मूल्य के साथ रहें। मतलब कुल मिलाकर एक सेंटेंस में, आप जैसे हैं वैसे रहें। जिस दिन आपका समय आएगा, लोग आपको उसी रूप में स्वीकार अवश्य करेंगे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप पत्रिका को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, और मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद धन्यवाद। करती हूँ प्रत्यक्ष मिलने का समय कभी मिलेगा। जरूर जरूर मैम।